राजीव जी, देखिए, कांग्रेस का ये जो निर्णय है वो बहुत स्वागत योग्य है और बहुत सधा हुआ निर्णय है। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, रायबरेली से राहुल गांधी ने जो चुनाव लड़ा, यहाँ की जनता की जिस तरह की प्रत्याशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, उनको वो दरकिनार नहीं कर सकते थे। वायनाड में ऑलरेडी वो 5 साल दे चुके हैं, लेकिन प्यार उनका दोनों तरफ है। लोग उनको बराबर चाहते थे, तो प्रियंका को वहां भेजा जा रहा है और निश्चित रूप से उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों की राजनीति को साधने का एक बहुत बड़ा ये प्रयास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि करीब 15 साल के बाद चुनाव लड़ने जा रही है। लंबे समय से वो राजनीति में काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आईटी सेल, ये सब जो बराबर कहते हैं कि साहब ये परिवारवाद की राजनीति है, उन्हें ये समझना होगा कि यहाँ तो इतने लंबे संघर्ष के बाद डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। प्रियंका गांधी लगातार चुनाव में काम करती रही, लगातार संगठन में काम करती रही, लेकिन उन्हें अब जाकर के कहीं चुनाव लड़ने का मौका मिला है। लेकिन खैर, वो तो अपना आरोप लगाते ही रहेंगे। ये चीजें दिखाती हैं कि इस समय आत्मविश्वास कितना है कांग्रेस पार्टी में। आपने देखा विपक्ष में है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं, वो मोदी के लिए बहुत बुरा समय होने जा रहा है। ये संकेत नरेंद्र मोदी के लिए बुरा है और आने वाले वक्त में ये जो 99 की संख्या है, ये अभी बढ़ रही है। बहुत सारे लोग तो आ ही चुके हैं, 2-3 लोग शायद आ चुके हैं। 3 लोग वायनाड सीट भी कांग्रेस के पास ही रहेगी और आने वाले समय में जो चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लिए, वो कम नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार घेरेंगे। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो चुनाव के बाद कहीं बाहर निकल गए हैं। मोदी जी भले ही इटली का दौरा करके आ गए, थोड़ा वहां G7 में थे ना, था नहीं भारत, फिर भी वो गए, लेकिन राहुल गांधी कहीं नहीं गए। राहुल गांधी यही है। राहुल गांधी की पूरी पार्टी नीट के सवाल पर नौजवानों के साथ खड़ी हुई थी। हर मुद्दे के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रही है। और मुझे लगता है कि आरएसएस के 100वें साल में जो इनका मंसूबा था, उस मंसूबे को तो इस देश के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों ने खारिज ही कर दिया, आदिवासियों ने भी। और अब जो राजनीति है, वो मुझे लगता है कि एक नए भारत की तरफ, और वो भारत जो स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान बना था, उसकी तरफ मुड़ रही है। और ये इस देश के लोगों के लिए बेहतर होगा, इस देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा, और इस देश की जो अपनी संस्कृति रही है, बहुल संस्कृति, उसके लिए भी अच्छा होगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। अब वायनाड और रायबरेली दोनों को 2-2 सांसद ये कह के बढ़ाते हुए नजर आएंगे, या यहां इंडिया गठबंधन ब्रेक लगाने में कामयाब होता हुआ दिखाई देता है? नरेंद्र मोदी जी चाहते तो वही है कि जैसे उन्होंने 2 कार्यकाल में सरकारी है, वैसे ही वो चलाएं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। पहले तो 2 बैसाखियों के सहारे ये सरकार है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के समय किया गया, जाहिर तौर पर कि वो बिहार के लोगों को भी ठीक नहीं लगा है और चंद्रबाबू नायडू भी बहुत खुश नहीं। तो पहले तो अभी आना है बिहार से। नीतीश 19 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर के भी अभी असमंजस है। दरअसल 19 तारीख को नालंदा जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और वहां पर नीतीश कुमार अगर नहीं पहुंचते हैं तो आप समझिएगा कि बिहार से कुछ खेला होने जा रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। नंबर 2, स्पीकर के पद के लिए जो चर्चा हो रही है, भले ही टीडीपी की तरफ से ये कह दिया गया हो और यहां तक कि जेडीयू की तरफ से भी कह दिया गया है कि आप बनाइए, लेकिन वो आशंका जो हम लोग भी व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नहीं मालूम होगा। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, या किसी भी राज्य में और किसी के साथ भी वो रहे हों गठबंधन में, उन्होंने हमेशा दूसरी पार्टियों को कमजोर किया, क्षेत्रीय दलों को हमेशा कमजोर किया। बीजेपी चाहती तो निश्चित रूप से उनके ध्यान में ये बात होगी, लेकिन बहुत बारीकी के साथ मुझे लगता है कि ये दोनों दल काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा समय गुजर जाए,
और उसके बाद कोई कदम उठाया जाए। अभी ये हनीमून पीरियड है और इसमें 26 तारीख को ही सबसे बड़ा झटका लगने वाला है सरकार को स्पीकर वाले मामले में, और उसमें अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, ना नीतीश कुमार ने और ना ही चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस पर कोई ना कोई खेल जरूर होगा। अगर ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे तो मुझे लगता है कि इस पे रिएक्शन होगा। हाँ, डी पुरंदेश्वरी वाला जो कार्ड है बीजेपी का वो कामयाब हो सकता है, लेकिन ओम बिरला तो नहीं चलेंगे, क्योंकि ओम बिरला ने पिछले लोकसभा में जो किया, संसद में जो किया कि आपने सबके माइक बंद कर दिए, लोगों को बाहर कर दिया, बहस नहीं हो सकी, जो बयानबाजी हो रही है, जो बहस हो रही है उसको आप सिलेक्टिवली निकाल दे रहे हैं बहस से। ये सारी चीजें इस बार नहीं होनी है। और आप भाषा देख लीजिए नरेंद्र मोदी की कि, और इधर आप परिधान देख लीजिए, मोदी जी का तो परिधान ही चेंज हो गया। पहले दिन में 3-4 बार वो ड्रेस बदलते थे, इस बार नहीं बदल रहे। तो इसको क्या एनडीए का असर माना जाए या मोदी जी के का हृदय परिवर्तन हो गया है? अचानक उन्हें लगा हो कि देश में गरीबी बढ़ रही है, धन्ना सेठ और ज्यादा अरबपति होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दरअसल ये असर वही है कि अब प्रधानमंत्री को फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। इतना आसान नहीं होगा कि आप वहां पार्लियामेंट के भीतर कहें कि एक अकेला सब पर भारी है और सब हम कर ले जाएंगे और विपक्ष को सुना भी नहीं जाएगा। इस बार विपक्ष बोलेगा भी, घेरेगा भी, और स्पीकर वाले इशू पर भी कहीं ना कहीं कुछ तो होना है। वो 26 तारीख को हम लोग देखेंगे। जी, 26 तारीख को कुछ ना कुछ तो होगा और इसकी आशंका कई लोगों को है। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे कि आप कैसे देखते हैं, और क्या ये इतिहास रचेंगे नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से काम करते हुए, और स्पीकर पद पे भी अपने ही किसी कैंडिडेट को, और खासकर उसमें सबसे ऊपर नाम चल रहा है ओम बिरला का, उनको बैठाएंगे, या ये सरकार जो है, क्योंकि देखिए 2002 से लेके अभी तक नरेंद्र मोदी कभी भी कॉलिशन की गवर्नमेंट को चलाने का नहीं चलाया, न ही उनका अनुभव है। और वैसे में अभी जो पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से दिखाई दे रहा है उसमें साफ साफ 15 नहीं बल्कि 9 तारीख के बाद आज 17 तारीख है, और इतने दिनों में मतलब 8 दिनों में, एक सप्ताह में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिख रहा है कि मोदी जी अभी तक उसी अंदाज में काम कर रहे हैं जिस अंदाज में वो पिछले 22-23 साल से काम करते आए हैं। लेकिन क्या यहाँ पर टीडीपी